In this lecture, we will talk about the specific heat of the solid. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड हमें निकालनी है और उसके लिए सबसे पहले हम जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी बात करेंगे. क्लासिकल थ्योरी दी ड्यूलोंग एंड पैटिट ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नेम इट ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ. तो स्पेसिफिक हीट क्यों आती है? हमें पता है कि आपका से सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. और अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हैं या फिर इफ़ यू कीप दिस सॉलिड एट एनी टेम्परेचर, तो उसके कारण क्या होता है, जो आपके सॉलिड के एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अराउंड देयर मीन पोजीशन. ठीक है, तो जो ये वाइब्रेशन है उसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. और जो इनका एनर्जी है, वाइब्रेशंस को आप ट्रीट कर रहे हैं एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. और एनर्जी को अगर आप कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं या डिस्क्रीट ले रहे हैं, मतलब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि किसी एक एटॉमिक ऑसिलेटर से जनरेट हो रही है, उसकी एनर्जी को आप कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीटनेस किस बेसिस पे आप ट्रीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूलोंग एंड पैटिट लॉ की. तो ड्यूलोंग एंड पैटिट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि एटॉमिक स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द सॉलिड रिमेन कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 6. तो ये कहता है कि आप कोई भी सॉलिड उठाओ, उसका अगर आप एटॉमिक स्पेसिफिक हीट मेजर करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 6 आएगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6. इट्स 5.96 टू बी प्रिसाइज. बट व्हाट इट सेज इज द एटॉमिक स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 कैलोरीज फॉर एवरी सॉलिड. तो उसके लिए इसने क्या एज्यूम किया? इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए ड्यूलोंग एंड पैटिट ने एज्यूम किया कि जो आपके सॉलिड के एटम्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग अराउंड देयर मीन पोजीशन एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. बट ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हुक्स लॉ को ओबे करता है, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. तो इसका मतलब है कि सॉलिड में आपके से एन एटम्स हैं, एटम 1 2 3 अप टू दिस. ओके, मान लो कि सॉलिड में एन एटम्स है और हर एक एटम एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है. और हर एक एटम की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स है. तो एक एटम 3 ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव कर रहा है. किस सेंस में? कि एक एक्स डायरेक्शन के लिए, एक वाई डायरेक्शन के लिए और एक जेड एक्सिस के लिए. तो 3 डायरेक्शन में आपका एटम का, अगर आप सपोज कि अगर आप एटम को वन एटम को आप बाइफरकेट करें इन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्यों? क्योंकि एक एटम की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम से आप 3 ऑसिलेटर्स बना सकते हैं. आपके सिस्टम में कितने एटम्स हैं? एन एटम्स हैं और हर एक एटम की है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हुए? 3n, वन डायमेंशनल एटॉमिक ऑसिलेटर. क्योंकि आपका एक एटम की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर एक डायमेंशन में एक. तो इस एटम के 3 वन डायमेंशन ऑसिलेटर बनेंगे. ओके, लेकिन आपके सिस्टम में एटम है n, तो उन एटम्स के 3n वन डायमेंशनल ऑसिलेटर आपके बनेंगे. तो आपने क्या किया, जो आपका सिस्टम था, जो आपका सॉलिड था, उसको आपने इक्वेट कर दिया कि दो सिचुएशन है. आप इस सॉलिड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने ये ज्यूम कर लिया कि ये सॉलिड इक्विवेलेंट है किसी 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के सिस्टम की. ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ की. तो सबसे पहली बात आपको ये एजम्पशन याद रखनी है कि हर एक सॉलिड इक्विवेलेंट है 3n वन डायमेंशनल एटॉमिक ऑसिलेटर्स के, अगर आपके सॉलिड में n नंबर ऑफ एटम्स है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी बताएंगे. एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, अगर आपका ओमेगा नॉट आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो. और काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज सिंपली p² बाय 2m. क्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन. और ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है हुक्स लॉ को फॉलो करता है, इतना आपको पता है. तो आपका अगर कोई सॉलिड अगर टी टेम्परेचर पे रखा है और इस सॉलिड में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो अगर इस सॉलिड की टोटल एनर्जी पूछी जाए तो क्या होगा? हर एक एटम की आप एनर्जी ऐड कर दीजिए. हर एक एटम की मीन एनर्जी से आपको इस पूरे सॉलिड की टोटल एनर्जी मिल जाएगी. तो आपने ये कहा कि अपना जो सेकेंड एजम्पशन है ड्यूलोंग एंड पैटिट लॉ का वो ये है
कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑसिलेटर इन एनर्जी इट ओबेज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपने इसको क्लासिकल मॉडल भी कहा। मैंने कहा था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जो स्टार्टिंग में बात कही थी। क्लासिकल किस सेंस में है? क्योंकि ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रही है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को ओबे कैसे करी है? क्योंकि आपने यहाँ पे जो एजम्पशन यूज़ करी है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, और जो कि एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो आपने सेकंड एजम्पशन में ये कहा, पहले एजम्पशन में कहा था कि हर एक एटम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है। सेकंड एजम्पशन में कहा कि उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करते हुए आपने उसकी एवरेज एनर्जी निकाल ली, किसकी? हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो जो आपको इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको इक्वेशन नंबर 2 पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस लॉ। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला? एवरेज एनर्जी निकाली हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन। दिस यह रिलेशन क्या आया, कैसे आया? ई रेज़ पावर माइनस ई बाई के बी टी। ये क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका यूज़ करते हुए आपने इसकी एवरेज एनर्जी लिखी। इस एवरेज एनर्जी में यू आर यूजिंग ई। व्हाट वाज योर ई? दैट वाज द एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वो आपको पता है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है। आप ई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू आपके दो इंटीग्रल्स आ रहे हैं। तो हर एक पार्ट में एक इंटीग्रल कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फर्स्ट पार्ट में दिस इज द क्यू इंटीग्रल दैट इज कैंसिलिंग आउट, और जो सेकंड पार्ट है इसमें जो आपका पी इंटीग्रल है वो कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने एज्यूम कर लिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है दिस। ऐसे एज्यूम करने के बाद आप इसको दोबारा सोल्व करते हैं, और सोल्व करने पे व्हाट यू गेट इज द वैल्यू ऑफ योर एवरेज एनर्जी फॉर वन हार्मोनिक ऑसिलेटर इट केम आउट टू बी के। अगर आपने किसी सिस्टम को टी टेम्परेचर पे रखा है तो उसमें जो एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी के है। आपके सिस्टम में कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं? 3n। यू हैव सेड कि आपका जो सॉलिड का सिस्टम है दैट इज जो इक्विवेलेंट टू 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है के बी टी, 3n की होगी 3n के बी टी। उसके बाद आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट। क्यों? आपका आर्टिकल का एम है स्पेसिफिक हीट को डिस्क्राइब करना, उसका आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? कर्ली ई बाई कर्ली टी एट वी। आपको ये तो ऑलरेडी पता है पूरे सिस्टम की क्या, 3n के बी टी। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, इट इज़ अ पार्शियल डेरिवेटिव, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपका क्या आया? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको ये पता लग गई है। तो ड्यूलोंग एंड पैटेट क्या कहते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल द सॉलिड्स आर कांस्टेंट। तो आप कोई भी सॉलिड उठाओ, उसका हीट कैपेसिटी 5.96 कैलोरी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मोलर हीट कैपेसिटी हर एक सॉलिड का सेम होता है, और उसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 6 कैलोरीज। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके जो सॉलिड्स हैं उनका जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो चेंज होता है। और चेंज कैसे होता है? अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो जाती है। लेकिन ये जो डुलोंग एंड पैटेट्स लॉ है ये तो ये कह रहा है कि कोई भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब कोई भी टेम्परेचर उठाओ उस पर आप अगर वो करो, मेजर करो द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, तो वो 3R ही आनी चाहिए, मतलब वो नियरली 6 कैलोरीज ही आनी चाहिए। जो 5.9 द वैल्यू 5.96 है जो ये जो निकाल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली जब हम किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड की जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ उसमें वेरिएशन होता है। और अगर आप टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देते हैं तो ये जो हीट कैपेसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन इस लॉ का फिर एडवांटेज क्या हुआ? लॉ का एडवांटेज ये है कि ये लॉ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करती है एट हायर टेम्परेचर्स। इवन एट रूम टेम्परेचर इट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो कुछ सॉलिड्स में डिक्रीज़ होकर ज़ीरो क्यों हो जाती है। लेकिन क्योंकि लॉ कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को रूम टेम्परेचर पे एक्सप्लेन करती है, तो इसका दिस इज समथिंग दैट मेक्स द बेसिक्स फॉर द हायर लॉज। ओके, तो दिस वाज द क्लासिकल लॉ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द सॉलिड्स।
तो इसमें मेन बात दो है। पहला तो ये कि एटम एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। दूसरा, एटम की एनर्जी कॉन्टिन्यूस है, इसने कहीं भी कहीं डिस्क्रीटनेस की बात नहीं करी। आपने डायरेक्ट एनर्जी निकाली और एनर्जी को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी में। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी आप लिख रहे हैं, तो मतलब एनर्जी की डिस्क्रीटनेस की बात नहीं हुई, एनर्जी कॉन्टिन्यूस आप ले रहे हैं। तीसरा क्या है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है इन पूरे के पूरे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में। कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर थे? 3n। और ऐसा करने से आप ये कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट फॉर द सॉलिड्स, कोई भी सॉलिड उठाओ, किसी भी टेम्परेचर पे मेज करो, लो कहती है कि जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू 3 R आनी चाहिए या फिर 5.96 कैलोरीज आनी चाहिए। लेकिन ये बिहेवियर हाई टेम्परेचर्स पे और रूम टेम्परेचर पे तो ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये लॉ पूरी तरह से फेल हो जाती है। दिस इज़ वाई वी नीड सम इम्प्रूवमेंट इन दिस लॉ।